अस्सलाम वालेकुम क्लास। बाकी वही- जो जो मेल हज़रात हैं वो जब तक आते हैं तब तक हम 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैं ना चैप्टर वाइज़ लेकर चलूँगा और मैं आइडेंटिफ़ाई करूँगा कि किन-किन चैप्टर्स के अंदर कौन-कौन सा कंटेंट होना ज़रूरी है, तो मैं वो ग्राफ़िकली डिज़ाइन कर लूँगा यहाँ पे आपके सामने। कि मिसाल के तौर पे अगर हमारा चैप्टर 1 है, तो मुझे लगता है कि इसमें ये ब्लॉक्स या ये एसेंशियल नगेट्स होना ज़रूरी है। तो ये आप किस टूल में डिजाइन कर रहे हैं? जो मैं टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ ये तो बहुत पुराना टूल है, ये 2008 का टूल है, माइक्रोमीडिया फ्लैश 8। लेकिन बेसिकली मैं इस टूल को इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसको बहुत पहले से इस्तेमाल, यानी मेरा एक स्किल सेट है इस टूल के अंदर। ये कोई स्पेशल टूल नहीं है। आपके लिए इससे अच्छा टूल जो विज़ुअल होगा, आपको बनी बनाई शेप्स मिल जाती हैं। मैं बेसिकली इसमें कंफर्टेबल हूँ, सिर्फ इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा ठीक। हूँ। आप बाकी जो हैं क्लास फेलोज़ उनको मैसेज कर दें कि वो क्लास ज्वाइन कर लें। 1 मिनट में आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्लास, जो आज का हमारा लेक्चर है, बेसिकली हम चैप्टर 1 को विजुअली विजुअली डिज़ाइन, बेसिकली हम विजुअल स्ट्रक्चर अपने ज़हन में बनाने की कोशिश करेंगे कि हमने चैप्टर 1 का फ्लो कैसे बनाना है। अच्छा, जो एक राइटर होता है ना, बेसिकली जब आप एक दफ़ा लिखना शुरू करते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो
कि आप जो लिख रहे हो ना वो बेसिकली आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो, आप एक इमेजिनरी जर्नी क्रिएट कर रहे हो। और उस इमेजिनरी जर्नी के अंदर, जर्नी कहते हैं एक ऐसा सफ़र आप लिखते वक्त बना रहे हो जिस इमेजिनरी सफ़र के अंदर आपका जो पैसेंजर है वो आपका रीडर है। यानी आपका रीडर, जब आप कोई कहानी जो भी आज तक हमेशा जो भी मशहूर तरीन कहानी है ना, उनके लिखने के अंदाज की ये खूबसूरती थी कि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड बिल्ड करते हैं और फिर अपने रीडर को उस इमेजिनरी वर्ल्ड में से गुजारते हैं और वो खुद से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कौन सी चीज़ इस रीडर को किस टाइम डिस्क्लोज करनी है। तो बेसिकली जो राइटिंग है ना वो एक ऐसा पार्ट है आपके थीसिस का कि अगर वो बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखा है ना, क्योंकि नॉर्मली लोग बाकी सारे स्टेप्स को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, लिखने को कम टाइम देते हैं, तो बुरा लिखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं और जब बहुत अच्छा लिखते हैं और उन्होंने अच्छा काम भी किया होता है तो वो अपने एग्जामिनर से ये क्रेडिट ज़रूर लेते हैं कि जी थीसिस बहुत अच्छा लिखा था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की बात ये बताना चाह रहा हूँ कि थीसिस लिखना एक ऐसी आर्ट है कि मैं उन स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ कि जिन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई पेपर के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं डाला, कोई पेपर पब्लिश नहीं किया, लेकिन उन्होंने थीसिस ऐसे लिखा हुआ था कि जो बिलीवेबल थीसिस था। बेशक वो झूठ था, लेकिन वो बिलीवेबल था और उसकी बेस पे एग्जामिनर जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। ऑल्दो ये एग्जामिनर्स के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उन्होंने सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं किया, लेकिन अगर एसेंशियल कंटेंट्स आपके पूरे ना, एसेंशियल नगेट्स आपके पूरे हैं, जो एसेंशियल नगेट्स हैं उनके होते हुए एग्जामिनर सेटिस्फाई हो गया उन थीसिस से। खुरम साहब, मुझे कितनी दफ़ा मेरी आवाज़ सुनानी है आपने? अच्छा जी, अब ये जो आज की एक विजुअल डायग्राम है ना, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने अपने रीडर को किस तरह चैप्टर 1 से गुजारना है। तो लेट्स सपोज आपका चैप्टर 1 है, ये मैं एक बड़ा बॉक्स बनाता हूँ जी, ये आपका चैप्टर 1 है। इस चैप्टर 1 के अंदर से आप इस डायरेक्शन में अपने रीडर को लेके जा रहे हैं कि आपने स्टार्ट किया। चैप्टर 1 स्टार्ट आपका ऊपर से हो रहा है और वो नीचे को जा रहा है। तो सबसे पहली जो चीज़ उसमें आएगी ना, अब यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करने की कोशिश की, इसको मैंने कहा फनल। जब आप केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो तो फनल का एक मकसद होता है, फनल के अंदर आप फिल्टर पेपर लगा के उसमें कोई भी सोल्यूशन डालें तो उसके आउटपुट में आपको प्योरीफाइड फॉर्म, जो भी फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है और वो फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन फिर आगे फर्दर आप प्रोसेस करते हैं। चैप्टर 1 का मकसद ये है कि आपने बेसिकली अपने रीडर को सबसे पहले अपना एरिया इंट्रोड्यूस कराना है। वो आपकी एक बड़ी सेक्शन है। क्यों? क्योंकि आपका एरिया छोटा एरिया नहीं, आपका एरिया बड़ा एरिया है। अच्छा जी, हमें इसको सेंटर नहीं किया, इसको 20 मान कर लीजिए। आपने अपना एरिया इंट्रोड्यूस कराया अपने रीडर को। उसके बाद जी ऐसे हम इसको थोड़ा सा उसके बाद जो आपने अगला काम किया वो आपने बताया कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स, overview of problem is existing in that area।
आपने अपना एरिया इंट्रोड्यूस किया, आपने एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, लेकिन एक्सप्लेन इस तरह कि आप हर चीज़ को टच कर लें, लेकिन आपका कंटेंट 2 सफ़ों से ज़्यादा ना बढ़े। फिर आपने ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम्स, फिर आपने कहा कि इस एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपने जो बड़ा उसका ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स है, मिसाल का क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, प्रिडिक्शन की प्रॉब्लम है, आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, डिटेक्शन की प्रॉब्लम है। ये बड़े एरियाज़ हैं प्रॉब्लम्स के। इस ये बड़ी प्रॉब्लम्स एग्ज़िस्ट करती हैं इस एरिया में। फिर आप आ जाएँगे उस प्रॉब्लम पे जो आपकी प्रॉब्लम है। अच्छा, योर प्रॉब्लम ये नहीं कि आप सिर्फ 1 या 2 सेंटेंस देंगे, नहीं। आपकी प्रॉब्लम इटसेल्फ बड़ी है। जिस तरह मेरे सिनेरियो में मैंने 3 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। मैंने कहा कोल्ड स्टार्ट, स्पार्सिटी और डाइवर्सिटी। अब आपका ना यहाँ पे एक बहुत कीमती सवाल बनता था, वो ये कि सर इनके दरमियान में कनेक्शन क्या है? आप ये 3 प्रॉब्लम्स को कैसे कनेक्ट करेंगे? किस तरह प्रेज़ेंट करेंगे? प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना भी ज़रूरी है और प्रॉब्लम का कनेक्शन शो करना भी ज़रूरी है। आई होप कि मैंने चैप्टर 1 में प्रॉब्लम का कनेक्शन शो किया। नहीं, इसमें नहीं मैंने किया, मैंने चैप्टर 3 में किया हुआ है। लेकिन यहाँ मैंने रिटन में डिस्क्राइब किया। अब क्योंकि जो पीएचडी है उसमें आप एक सिंगल प्रॉब्लम को नहीं सिलेक्ट करके चल सकते। आपको कम से कम 3 क्वेश्चंस और 3 ऑब्जेक्टिव्स अपने बनाने होंगे। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। मैंने जब एसएलआर लिखा था तो उस टाइम एसएलआर में मैंने आइडेंटिफाई किया था कि देयर आर 14 मेन प्रॉब्लम्स इन रिकमेंडर सिस्टम्स। लेकिन मैंने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की वो मैंने 3 सेलेक्ट की, कोल्ड स्टार्ट, स्पार्सिटी और डाइवर्सिटी। जो इसमें कनेक्शन है वो बहुत बुनियादी कनेक्शन है कि अगर किसी रिकमेंडर सिस्टम में एक भी यूज़र नहीं है तो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम अकर करेगी। अगर बहुत कम यूज़र्स हैं तो स्पार्सिटी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी। और बहुत कम लोगों के लिए अगर बहुत ज़्यादा और लोगों ने डाटा नहीं प्रोवाइड किया हुआ तो डाइवर्सिटी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी। तो ये तीनों के दरमियान में कनेक्शन मैंने शो किया था कि ये 3 प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, इन 3 प्रॉब्लम्स को हल करना ज़रूरी है। लेकिन ये तीनों प्रॉब्लम्स जब हल की जाएँगी तो वो आपस में इस तरह एक दूसरे को इफ़ेक्ट करेंगी। लेकिन वापस आते हैं हमारे इस योर प्रॉब्लम सेक्शन पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेक्शन में ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम्स और योर प्रॉब्लम्स, इनमें फ़र्क क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? सर फॉर एग्जांपल अगर सेंटिमेंट एनालिसिस को लेके चलते हैं तो एस्पेक्ट बेस्ड होती हैं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती हैं, तो उनके अंदर जो हम क्लासिफिकेशन अलग होती है, उसके अंदर उसकी पोलैरिटी बेस्ड अलग होती है। तो ऑब्वियसली अगर वो 5 to 6 है तो हम 5 to 6 तो नहीं एक्सप्लेन करेंगे, वो हम ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम्स में दे देंगे। और योर प्रॉब्लम्स एरिया फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड में लेके चल रही हूँ तो मैं कह दूंगी कि जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन इज माय प्रॉब्लम। ठीक है। मैडम सर सादिया इसमें तो ने, हम हाँ जी, आप बताएं गुलाम साहब। सर ओवरव्यू में तो सर हम थोड़ा सा उसके वो एक जर्नल प्रीवियस जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में जो एक लिटरेचर मौजूद है यार वो चीजें, और योर प्रॉब्लम में सर उसी को रिलेट करके थोड़ा सा वो उसके डेप्थ में जाएंगे सर। ठीक है जी। अच्छा, जो ये है ना इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योर एरिया, फिर ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ये कि इस एरिया में आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बता सकते हैं एग्जिस्ट करती हैं वो आप बता देंगे। ये आपका ना चैप्टर 2 में इन डेप्थ एनालिसिस होगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स कैसे मिली। आपको एक-एक प्रॉब्लम के पीछे को 12-12, 13-13 रेफरेंसेस देने होंगे। लेकिन चैप्टर 1 में आप सिंपल एक टेबल शो करा सकते हैं कि इस रिसर्च एरिया में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। इन प्रॉब्लम्स में से जो इतनी सारी हैं, उसमें से मैंने ये प्रॉब्लम्स सेलेक्ट की हैं। अब जो आपने प्रॉब्लम्स सेलेक्ट की हैं ना, वो बेसिकली सिंपली आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये प्रॉब्लम्स, उनके साथ आपको कोर पेपर्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि ये प्रॉब्लम सेलेक्ट की हैं और ये इन रेफरेंसेस से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, एक मिनट, जब तक साहब मैं आपको म्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप म्यूट हो नहीं रहे।
तसद्दक साहब अपना माइक बंद कर लें। ठीक है जी, शुक्रिया। अच्छा जी, देखें जो इंट्रोडक्शन ऑफ योर एरिया हो गया, ओवरव्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स हो गया, फिर आगे आ गया योर प्रॉब्लम्स कोर पेपर्स। ये दोनों चीज़ों को यहाँ थोड़ा सा कंबाइन करना ज़रूरी है। आपकी प्रॉब्लम, मेरे सिनेरियो में मेरी प्रॉब्लम्स थी 3, स्पार्सिटी, कोल्ड स्टार्ट, डाइवर्सिटी, ठीक है। अब इन 3 पे मैंने जिस तरह कल सर्च किया तो मुझे कोल्ड स्टार्ट के ऊपर 13,000 पेपर मिले, स्पार्सिटी पे 14 मिले और डाइवर्सिटी पे कोई 6,000 पेपर मिले। तो क्या मैं वो रेफरेंस दूंगा? नहीं। और मैंने उन रेफरेंस को दे के बात करनी भी नहीं है। मैं यहाँ पे वही रेफरेंस दूंगा जो मेरे कोर पेपर हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हीं को आगे लेकर चलना है मेरी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के लिए, ठीक है। आपने अपनी प्रॉब्लम बताई और वो रेफरेंस आपने अपने कोर पेपर का दिया। उसके बाद जी आपने ये कहा कि इसको हल करने के लिए एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, एग्जिस्टिंग टेक्निक्स क्या थी? एक मिनट क्लास में इसको विड्थ बढ़ा। सही। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, योर प्रॉब्लम्स जो आपने बताया कि भी मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, उनका रेफरेंस भी आपने मेरे कोर पेपर से दे दिया। उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए सॉल्यूशन जो मौजूद थे वो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स क्या थी, आपने वो डिस्क्राइब किया। वो डिस्क्राइब करने के बाद आपने अगला स्टेप क्या किया? अगला स्टेप आपने ये किया, आपने लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, आपने एग्जिस्टिंग टेक्निक्स की लिमिटेशन बताई और फिर आपने अपनी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर दी। जो इसका आउटपुट निकला वो ये कि आपने अपनी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर दी। फॉर्मुलेशन। अच्छा जी, ये जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है ना, ये हमारा आउटपुट है। जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेटी ये हमारा आउटपुट है इस सारे प्रोसेस का। इसी तरह का कुछ प्रोसेस आपके चैप्टर 2 में होगा, जहाँ पे एग्जामिनर ये देखना चाहेगा कि आप अपने ब्रॉडर एरिया से ये कोर पेपर्स तक कैसे आए। वो भी आपको इसी तरह फिल्टर करना पड़ेगा मुख्तलिफ चीज़ों को। लेकिन चैप्टर 1 है, उसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन से लेके ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम से लेके प्रॉब्लम एंड योर कोर पेपर, एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, आपने बता दीजिए एग्जिस्टिंग टेक्निक्स की ये लिमिटेशन है। तो आपने अपनी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली। जब आप अपनी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप आगे क्या करेंगे? आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस डिफाइन करेंगे। हाँ जी गुलाम साहब, आप सवाल वैसे ही पूछ सकते हैं। अच्छा सर, वो ये जो मतलब एक चैप्टर जो है, जैसे अब इसके सर ये 5-6 टॉपिक बन गए, एरिया फिर ओवरव्यू,
सर ये कम से कम 1 पेज का होना चाहिए, 1.5 पेज का होना ये चाहिए, हाँ जी, इसका मैं सर ये कुछ आगे है? इनके मैं आगे लिख देता हूँ कि कितने कितने पेजेस जो है ना वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आपने रिसर्च क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन से आपके रिसर्च क्वेश्चंस बने, रिसर्च क्वेश्चन से आपके ऑब्जेक्टिव्स बने, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। और बाकी इसके अलावा जो कंटेंट है ना, स्कोप ऑफ योर रिसर्च और चैप्टर वाइज समरी, ये मुख्तलिफ एग्जामिनर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके थीसिस में एडजस्ट कराएंगे, लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। ये हर एक के चैप्टर 1 में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिकली जो चैप्टर 1 है वो आपकी रिसर्च को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि आपकी रिसर्च है क्या। इसके अंदर आपने अपने ब्रॉडर एरिया से शुरू किया, आप प्रॉब्लम पे आए, आपने प्रॉब्लम के कोर पेपर्स को डिस्कस किया, उसके बाद आपने एग्जिस्टिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया, उनकी लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई की, फिर आपने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली। प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के बाद आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाया, और फिर रिसर्च क्वेश्चन बना के आपने अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाया। अब मैं जहाँ चैप्टर्स ना पेजेस की बात है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में साथ साथ लिख देता हूँ कि जो ये इंट्रोडक्शन है ना, ये मैक्सिमम आपका 1.5 पेज तक जाना चाहिए, 1.5। फिर आपका जो ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम है, ये आप 1 पेज मैक्सिमम कर लें। योर प्रॉब्लम कोर पेपर्स, इसको आप 2 से 3 सफ़े दे लें। फिर एग्जिस्टिंग टेक्निक्स को भी आप 2 से 3 सफ़े दे लें। फिर लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, इसको आपने डिटेल में बताना है। इसको अगर आप 2 पेजेस भी दे दें तो वो भी अच्छी बात है। फिर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, ये आपका मैक्सिमम 1 पेज है, और बाकी जो नीचे हैं वो पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ्स इस सेंस में कि ये रिसर्च क्वेश्चन आधे पेज का होगा, ऑब्जेक्टिव्स भी आधे पेज पे होंगे मैक्सिमम। तो ये जी आपके चैप्टर 1 के एसेंशियल कंटेंट्स हैं। 0.5 पेज ये हो गया, और 0.5 पेज ये नीचे हो गया। ये जी आपके चैप्टर 1 का फ्लो है। मैं इस तस्वीर को सेव करके आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर ये क्लास एंड करते हैं, क्योंकि मैंने अगली क्लास स्टार्ट करनी है। जी क्लास कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर लें। सर जितने हमारे वो होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग उतने ही रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो बनाएंगे। आपने जो चीज़ जैसे पहले आपकी आती है 3 ना, प्रॉब्लम्स थी ना। हाँ हाँ जी, जी। जो चीज़ पहले आती है ना वो आपने बाद में रख दिया है। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। आपके 3 प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है। जो अगली क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बना शुरू करें। ऑल क्लास प्रेजेंट। जी और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं लेक्चर एंड कर लूँ।
ये मुझे अपने पास संभाल के रखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। चलें ठीक है जी, फिर कल मुलाकात होती है आपसे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने बाकी दोस्तों को भी। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे और आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपको और आमीन आपके घर वालों को। आमीन। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। आमीन सर, सेम टू यू सर।